कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो अगर प्राइस 5 EMA के ऊपर है तो वो शेयर उस समय के लिए बुलिश होगा या बेरिश? यानी किसी बुलिश शेयर को आप सेल करोगे क्या? ये गलती भी नहीं करोगे ना। और गलतियां कब होती है? जब हमें ये पता नहीं होता कि शेयर बुलिश है या बेरिश, तो गलतियां नहीं होंगी। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्यों इंडिकेटर्स हमें यूज करने चाहिए टेक्निकल चार्ट पर, और किस तरह से इंडिकेटर्स का यूज होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट के कमिंग ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं कि मार्केट कहां जाएगा। ठीक है, जैसे आप ड्राइव करते हैं, तो जब आप ड्राइव करते हैं तो आप राइट या लेफ्ट लेने से पहले क्या करते हैं? इंडिकेटर ऑन करते हैं अपनी गाड़ी का। अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना होता है तो लेफ्ट वाला, और राइट टर्न लेना होता है तो राइट वाला इंडिकेटर ऑन करते हैं। अब जब इंडिकेटर ऑन करते हैं तो आपको तो पता होता है आप कहां जाने वाले हैं, पर किसको बताने के लिए इंडिकेटर ऑन करते हैं? जो आपकी गाड़ी के पीछे आपकी गाड़ी को चेस कर रहा होता है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, ठीक उसी तरह से पीछे वाले को पता चल जाता है कि हम कहां जाने वाले, ठीक है, राइट या लेफ्ट। तो हम इंडिकेटर से पीछे वाले को ये बताते हैं कि हम कहां जाने वाले हैं, यानी पीछे वाले को डायरेक्शन कौन देता है? इंडिकेटर देता है। अब मार्केट को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो मार्केट को कौन चेस कर रहा है? ट्रेडर चेस कर रहा है, हम चेस कर रहे हैं। तो मार्केट कहां जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये कैसे पता चलेगा? ये भी इंडिकेटर से पता चलेगा। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है? मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। अब इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। पहला इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। अब ये जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं ना, ये वो इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट में ट्रेंड चेंज होने से पहले आपको बता देते हैं कि ट्रेंड कौन सा चेंज होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है यानी बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है, ये आपको पहले से बता देते हैं, इसलिए इन्हें लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पर RSI को हम लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं, और जो फिबोनाची है उसको भी हम लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं। ठीक है, दूसरा जो इंडिकेटर होता है उसको हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। अब ये जो लैगिंग इंडिकेटर होता है, ये वो इंडिकेटर होता है जो ट्रेंड चेंज होने के बाद में बताता है। तो लैगिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर होते हैं जो ट्रेंड चेंज होने के बाद में बताते हैं। ठीक है, यानी कि इनसे ट्रेंड को पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो मूविंग एवरेज है ना, उसको हम लैगिंग इंडिकेटर मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए एग्जांपल। तो हम दोनों इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, और MACD जो है वो भी लैगिंग इंडिकेटर का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हम इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पर इंडिकेटर्स ना सैकड़ों तरह के हैं, सैकड़ों तरह के इंडिकेटर्स हैं। अब सैकड़ों तरह के इंडिकेटर्स होने की वजह से आपको कभी कभी ये जानने में बड़ी दुविधा होती है कि कितने इंडिकेटर्स का हम यूज करें और कौन कौन से इंडिकेटर का यूज करें। तो देखो, मैंने अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद कुछ बेस्ट इंडिकेटर आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं, जो मैं सिखाने वाला हूं आपको। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद इन्हीं को मास्टर करेंगे। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि हम अगर बहुत सारे इंडिकेटर सीख लेंगे तो इनकी एक लिमिटेशन होती है, और वो लिमिटेशन क्या होती है कि कुछ इंडिकेटर आपको डायरेक्शन दूसरा बताएंगे और कुछ इंडिकेटर आपको डायरेक्शन दूसरा बताएंगे। तो आप कंक्लूजन नहीं कर पाएंगे कि मार्केट में आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए। तो मैं आपको लिमिटेड इंडिकेटर सिखाने वाला हूं, और इन लिमिटेड इंडिकेटर्स में आपको बेस्ट तरीके से सिखाने वाला हूं, और उसका बेस्ट यूज भी आपको बताऊंगा। और उन्हीं इंडिकेटर्स के साथ आपने हमेशा प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं को मास्टर करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो सबसे पहला हमारा इंडिकेटर है आज का, उसका नाम है मूविंग एवरेज। अब देखो, ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम कहते हैं EMA, और एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे हम कहते हैं SMA। ठीक है, दो तरह की होती है। अब ये होती क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम मूविंग एवरेज को बोलते हैं एवरेज क्लोजिंग प्राइस। तो बेसिकली मूविंग एवरेज क्या होती है? एवरेज क्लोजिंग प्राइस को हम क्या कहते हैं? मूविंग एवरेज कहते हैं।
अब आप सब लोग जानते हैं एवरेज क्लोजिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है जानते हैं? मैं बताता हूं आपको। हम लोगों को ना जितने भी दिन का एवरेज क्लोजिंग प्राइस निकालना है, पर एवरेज क्लोजिंग प्राइस से पहले मैं आपको ईएमए और एसएमए में अंतर बता देता हूं। देखिए, जो ईएमए होता है ना वो न्यू डेटा पे काम करता है, और जो एसएमए होता है वो ओल्ड डेटा पे काम करता है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो ज्यादा आजकल लोग यूज करते हैं और ज्यादा मुझे एक्यूरेट लगता है, वो लगता है ईएमए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो जो ईएमए है हम उनका यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये मूविंग एवरेज कैसे निकलता है? तो जैसे मैंने आपको बताया, ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है। तो मान लेते हैं एक XYZ शेयर है, पहले दिन इसका एवरेज जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो मान लेते हैं 105 रुपए पर ये क्लोज होता है पहले दिन। दूसरे दिन ये क्लोज होता है 106 रुपए पर, तीसरे दिन ये क्लोज होता है 105 रुपए पर, चौथे दिन ये क्लोज होता है 104 रुपए पर, पांचवें दिन ये क्लोज होता है 103 रुपए पर, ठीक है। अब ये 5 दिन का क्लोजिंग प्राइस हमें मिल गया। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे, तो इसे टोटल कर दीजिए कितना आया। अब इसे 5 से यानी नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे, 104 रुपए 60 पैसे के आसपास आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं ये हो गया एवरेज क्लोजिंग प्राइस, हो गया ना एवरेज क्लोजिंग प्राइस। अब ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस ना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि अब ना ये प्राइस हमें बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, इस शेयर का ट्रेंड कैसा है, ये शेयर बुलिश है या बेरिश है, सारी चीजें कौन बताएगा? ईएमए बताएगा। अब आपको ये पता चल गया कि ईएमए निकालते कैसे हैं। अब ये निकालना नहीं है, ये सिर्फ आपको एक मैंने सिखाया है कि ये होता क्या है, बाकी तो ये रेडी टू यूज हमें ऐप पर मिल जाता है, तो आपको निकालना नहीं है। सबसे मजेदार बात ये, अब समझते हैं हम कि ये जो ईएमए है ना, इसका हम यूज कैसे करेंगे, राइट। तो ये ईएमए आपको बताता क्या है? तो ईएमए आपको सबसे पहले बताएगा ट्रेंड के बारे में। क्या बताएगा? ये ट्रेंड के बारे में बताएगा। दूसरा क्या बताएगा? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। अब आप बोलेंगे सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपने अलग से सिखाए थे। बिल्कुल सिखाए थे, पर ये भी तो काम करता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पर, ये भी सिखाऊंगा। और तीसरा ये काम करता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को जानने के लिए। अब देखो, ये तीनों चीजें अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, राइट, और कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में जो XYZ शेयर है, इसका ईएमए कितना था जो हमने निकाला था? पर ये ईएमए था 5 डेज का, करेक्ट है, 5 दिन का ईएमए था। अब ईएमए जो है ना इंपॉर्टेंट होता है 5 दिन का, इंपॉर्टेंट होता है 20 दिन का, इंपॉर्टेंट होता है 30 दिन का, इंपॉर्टेंट होता है 50 दिन का, इंपॉर्टेंट होता है 200 दिन का, ठीक है। पर इन सभी के ना अलग अलग यूज होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ईएमए है, इसको आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग के लिए यानी इंट्राडे के लिए, और दूसरा डिलीवरी। अभी तक ना आप ये जानना चाहते थे कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सभी के दिमाग में ये बात थी ना, हाउ टू सेलेक्ट अ शेयर। अब यही सवाल का जवाब कौन देगा? इंडिकेटर्स देंगे, और उसमें ईएमए सबसे पहले देगा। तो अगर मुझे ना इंट्राडे में शेयर का सिलेक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा? 5 ईएमए का यूज करूंगा। और अगर मुझे डिलीवरी के लिए सिलेक्शन करना है तो मैं 5 के साथ साथ 20 और 30 दिन का ईएमए भी देखूंगा। और जो ट्रेंड बड़े चेंज होते हैं ना, जो बड़े ट्रेंड चेंज होते हैं, उसके लिए 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज काम करता है। यानी आपने देखा कि मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगी तो कब होगी?
जब 200 दिन का ईएमए ब्रेक हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से अगर डाउन साइड आनी होगी तो 200 दिन का ईएमए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हम स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए इंट्राडे के लिए इसका करेंगे यूज, पोजिशनल के लिए इसका करेंगे, और अगर लॉन्ग ट्रेंड जो बड़े बड़े ट्रेंड चेंज होते हैं ना उसके लिए स्पेशली हम देखते हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज। भाई कई बार 50 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब इसके पीछे का लॉजिक बताऊं आपको, तो 5 दिन का मूविंग एवरेज का लॉजिक क्या होता है? हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम 5 दिन का लेते हैं। 20 दिन एक महीने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और मैंने देखा है कि 30 दिन भी काफी अच्छा यूज होता है और काम करता है, इसलिए हम 30 का भी लेते हैं। जैसे 30 के पीछे का एक लॉजिक हम नहीं ले सकते क्योंकि ना तो महीने से रिलेट कर सकते ना ही हफ्तों से कर सकते हैं, उसी तरह से हम 50 दिन को भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 50 दिन मतलब एक नंबर है जो बड़ा काम करता है, इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ईएमए को हम किस टाइम फ्रेम पर देखेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ना हमेशा देखा जाएगा 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ध्यान रखिएगा, 1 डे चार्ट पर देखना है इसको, दूसरा कोई टाइम फ्रेम यूज हम नहीं करेंगे, केवल और केवल 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसे 15 मिनट पर भी नहीं करेंगे, 1 डे पर करेंगे सिर्फ। जैसे मैंने सिखाया था 5 मिनट 15 मिनट, उस पर भी नहीं करना, केवल और केवल 1 डे पर करेंगे, चाहे हम पोजिशनल के लिए करें चाहे हम इंट्राडे के लिए करें। जो 5 ईएमए हमने निकाला था वो था 104 रुपए 60 पैसे, और ये था हमारा 5 ईएमए। अब ये 5 ईएमए कैसे काम करेगा ये समझो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये XYZ का करंट मार्केट प्राइस 106 रुपए चल रहा है, तो ये 5 ईएमए यहां पे लिख देते हैं। 5 ईएमए कितना है? 104 रुपए 60 पैसे, और करंट मार्केट प्राइस कितना है? तो एक बात बताओ, ये 104 रुपए 60 पैसे के ऊपर है या नीचे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइस बुलिश हुआ। यानी अभी मैंने बताया था ना कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो अगर प्राइस 5 ईएमए के ऊपर है तो वो शेयर उस समय के लिए बुलिश होगा या बेरिश? यानी किसी बुलिश शेयर को आप सेल करोगे क्या? ये गलती भी नहीं करोगे ना। और गलतियां कब होती है? जब हमें ये पता नहीं होता कि शेयर बुलिश है या बेरिश, तो गलतियां नहीं होंगी। दूसरी चीज, मान लेते हैं यही XYZ का करंट मार्केट प्राइस 103 रुपए है, तो ये 104 रुपए 60 पैसे के नीचे है या ऊपर है? तो ये बुलिश हुआ या बेरिश हुआ? तो जब स्टॉक का प्राइस 5 ईएमए के नीचे होता है तो इंट्राडे में वो शेयर बेरिश होता है। आ रहा है समझ में? यानी ये हमें एक तो स्ट्रेंथ बता देगा और दूसरा ये बता देगा कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। तो यहां पर ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया हमें। देखो कितना आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था, बहुत आसान है। अब इससे ट्रेंड का पता चला जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब दूसरा, इससे हमें पता चलेगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। अब दूसरा केस जो था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, तो जैसा हमने देखा 5 ईएमए की जो वैल्यू थी वो आ रही थी। अब मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस चल रहा है 103 रुपए, तो अभी 103 रुपए तो नीचे है ना। अब हमने देखा कि ये 103 रुपए के जैसे ही ऊपर निकला और यहां पर सस्टेन किया तो यही स्टॉक क्या हो जाएगा? बुलिश हो जाएगा। यहां पर हम इसे कहेंगे, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन होता है तो ये जी 104 रुपए 60 पैसे, तो ये बुलिश हो जाएगा। तो बुलिश हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्रेकआउट कहेंगे। तो इंट्राडे में अगर कोई भी स्टॉक निकल रहा है 5 ईएमए के ऊपर तो आपकी वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए वो शेयर। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो बुलिश हो गया। अगर मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस था ये और ये नीचे सस्टेन होता है तो ये क्या हो जाएगा? बेरिश हो जाएगा, यानी ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका। ये है इंट्राडे के लिए। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का एग्जांपल हो गया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताता हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए किस तरह से काम करता है ये? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ना हमको देखना होता है कि मान लेते हैं ये 5 ईएमए है और प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं प्राइस चल रहा है 102 रुपए, ठीक है। तो जैसे ही ना स्टॉक इस लेवल को टच करेगा, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के कि यहां से ये स्टॉक नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टेंस का केस हो गया। सिमिलरली मान लेते हैं अगर 106 का करंट मार्केट प्राइस है
और वो इस तरह से नीचे जाता है तो यहां पर ये सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से ये फिर बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसके नीचे गया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऊपर गया तो ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। दूसरा एग्जांपल, अब अगर हम डिलीवरी के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे तो हमें 3 मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले EMA 5, EMA 20 और EMA 30, ये तीनों मूविंग एवरेज की हमें जरूरत पड़ेगी और हम इसका यूज करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर। तो 1 डे चार्ट पर हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो 1 डे चार्ट होगा, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। इस पर हमको जरूरत होगी इन तीनों की वैल्यू की। और अब हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। इंट्राडे में क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, पर यहां पर कोशिश करना है क्लोजिंग का वेट करना है, या फिर तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पर कम से कम नहीं तो 15 मिनट सस्टेन करना पड़े। ठीक है, अब एक वैल्यू डाल देते हैं यहां पे, अजम्पशन बेस्ड 105 5 दिन की EMA, 107 20 दिन की EMA और 108 30 दिन की EMA। ये हमने अजम्पशन बेस्ड वैल्यू यहां पर ली है। अब सिंपल सी एक चीज है कि अगर करंट मार्केट प्राइस 109 रुपए के, यानी इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए, देखो 108 हाईएस्ट है, यानी सबके ऊपर निकल जाए, मैंने 109 समझाने के लिए लिखा है, तो प्राइस सुपर बुलिश हो जाएगा और ये शेयर पोजिशनल बाइंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही इन तीनों के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है 15 मिनट या क्लोज कर देता है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, वही स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सुपर बुलिश हो जाएगा इन तीनों के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है 108 के ऊपर, क्योंकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने 109 लिखा है। तो करंट मार्केट प्राइस अगर 109 चला गया तो अबव ऑल EMAs आ गया, तो ये सुपर बुलिश हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, सुपर बुलिश हो जाएगा। और अगर ये समझ में आया सुपर बुलिश, और अगर ये इन तीनों के नीचे निकल जाए तो 105 के नीचे निकलेगा, तो मैंने 104 लिख दिया यहां पे। तो अगर ये इसके नीचे चला गया बिलो ऑल EMAs, तो ये सुपर बेरिश हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अब यहां पर आपको ये समझना है कि कोई भी स्टॉक अगर तीनों मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो सुपर बेरिश हो जाता है, और ऊपर चला जाता है तो सुपर बुलिश हो जाता है। दो चीजें हमें देखनी होती हैं, या तो हम क्लोजिंग देखें, क्लोजिंग से मतलब है उस दिन 3:15 तक देख लें तो ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा, या फिर जिस दिन भी ये तीनों के ऊपर मार्केट रनिंग मार्केट में निकला है 15 मिनट सस्टेन करने के बाद हम अपनी वॉच लिस्ट में से डाल सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। ध्यान रखना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम डेली टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे, तो किसी तरह का डाउट मन में मत लाइएगा। ठीक है, ये यहां पर जाएंगे आप इंडिकेटर फ्लैश में, यहां पर इंडिकेटर्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको EMA सेलेक्ट करना है। ये EMA सेलेक्ट कर लिया। अब ये ये जो EMA आपने सेलेक्ट किया ना, ये फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये है 9 डेज का, तो इसे मुझे कितना करना पड़ेगा, 5 डेज करना पड़ेगा। अब मैं स्टाइल में भी चला जाऊंगा ताकि मुझे इसका कलर जो है या जो इसका थोड़ा जो साइज है वो थोड़ा बड़ा करने में मदद मिले। अब मैं कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो मैंने ये ओके कर दिया। और अब आप ये देखोगे कि ये जो
मार्केट है ना, ये EMA की वैल्यू हमें यहां नजर आती है जहां मेरा कर्सर रखा हुआ है। तो EMA की वैल्यू कितनी है? अब ये EMA की वैल्यू है, इसका मतलब है कि अगर मार्केट इसके नीचे निकला तो क्या हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ना इस वैल्यू को नजर रखना है, और ये हर पल चेंज होगी, ध्यान रखो, क्योंकि मार्केट में जैसे भी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा ये वैल्यू भी चेंज होगी। तो जो भी उस समय की वैल्यू है जो आप देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ध्यान रखो। अब दूसरी चीज, इसे करंट कैंडल पे देखना है, इसे पीछे वाली कैंडल्स पे नहीं देखना, क्योंकि ये हर पल चेंज हो रही है। 5 EMA कैसे लगाते हैं आपको पता चल गया। प्राइस अगर इसके ऊपर है तो बुलिश है, इसके नीचे है तो बेरिश है। अब इसे मैं किसी शेयर पर दिखाता हूं आपको, ठीक है, बुलिश है या बेरिश है? बुलिश है ना। ब्रेकआउट समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ समझ में आ रही है, कैसे निकाला, इस लेवल के ऊपर गया तो कैसे रॉकेट हो गया। बुलिश है बेरिश है? बुलिश है, समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल है। हाँ, इस वैल्यू को देखना है बस। मैंने सिर्फ ये बताया कि तुम बुलिश और बेरिश स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। अगर इस लेवल के ऊपर चला गया तो बुलिश हो जाएगा। बुलिश है बेरिश है? सुपर ना, आज ही नहीं, 4 दिन पहले ही हो गया था। चलो, तो ये समझ में आ रहा है सबको, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं वन डे के लिए, इंट्राडे के लिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं बता रहा हूं कि कैसे पोजिशनली सिलेक्शन करना है। ये देखो जरा, अभी जैसे कोई भी स्टॉक, या चलो मैं निफ्टी को लेता हूं, ठीक है। अब निफ्टी क्यों रॉकेट हुआ, देखो निफ्टी यहां से क्यों भागा है, उसके पीछे का रीजन अभी मैंने तुमको पढ़ाया है। ठीक है, निफ्टी यहां से रॉकेट हो गया, यही पढ़ाया अभी। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो अच्छा खासा है। अब यही रेंज क्यों है कि यहां से मार्केट ऊपर गया, क्योंकि EMA 5 के ऊपर मार्केट को मोमेंटम आ जाता है मार्केट में, और मार्केट बुलिश हो जाता है। सेम चीज अगर इसके नीचे, अब तुम्हें ये डिसीजन सबसे पहले, जब देखो तुम कभी भी किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन करोगे, तो अगर तुमने पहले ही सिलेक्शन में ये गलत जान लिया कि स्टॉक बुलिश है या बेरिश है, तो वहीं गलती हो जाएगी। तो गलती नहीं होगी अगर तुम पहले ही ये समझ लोगे कि स्टॉक बुलिश है या बेरिश। तो अब अगर तुम्हें यहाँ पे डिसीजन लेना है तो सेल साइड पे तो डिसीजन ले ही नहीं सकते हो ना भाई। मार्केट अगर बुलिश हो तो सेल क्यों करोगे, तुम करोगे क्या, नहीं ना। अब ये बैंक निफ्टी में भी आपने देखा कि इस लेवल से मार्केट गया और रॉकेट हो गया, ऊपर चला गया, तो मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया, ये इसके ऊपर निकला। एंड लुक एट द वॉल्यूम, मैंने सिखाया था एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो ये क्लियरली बुलिश हो गया ना, एवरेज के ऊपर मिला। तो देखो जरा, आ रहा है समझ में। तो इंट्राडे में अगर तुम्हें डिसीजन लेना हो तो इस चीज को देखकर आप डिसीजन ले सकते हो। अब एक और चीज दिखाऊं, ये तो बुलिश वाले केस हो गए, अब दिखाता हूं बेरिश वाले केस। और यहां पर तो एक अच्छा पैटर्न भी बन रहा है, पर कोई नहीं, ये बेरिश है, हमें समझ में आ गया, मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो अब इस लेवल को देख लो, अगर गोल्ड को बुलिश होना है तो 3220 के ऊपर बुलिश होगा, ठीक है, और अभी 3220 के नीचे चल रहा है तो बेरिश है। सिंपल सी बात है, आ रहा है समझ में, बोलो कितना सिंपल है, डिसीजन मेकिंग आसान हो गया ना हर चीज के लिए। लो बिटकॉइन दिखाता हूं, ये देखो बिटकॉइन पे क्लियरली बेरिश हुआ आज ही। भाई जो सिखाया मैंने इस पे अप्लाई करोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि आज बिटकॉइन क्यों नीचे है, क्योंकि 5 EMA के नीचे इसने ब्रेक डाउन दे दिया। 1,02,900 के नीचे निकला और उसके नीचे कितना नीचे चला गया, ऑलमोस्ट $800। $800 इतना होता है कि तुम अमेरिका तक पहुंच सकते हो, है ना भाई, इतनी टिकट है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, $800 देखो, जो बिटकॉइन में काम करते होंगे उनके लिए तो जन्नत है। $800 का डाउनफॉल या अप ट्रेंड, ये देखो बिल्कुल होता है, सब में होता है, बाय सेल हर इक्विटी हर क्लास में होता है। देखो सेल का एग्जांपल समझ में आ रहा है, क्लियर। अब बोलो यहाँ कोई डाउट है कि नहीं। जब इसके नीचे, इस लेवल के नीचे ये 2 मिनट सस्टेन हो जाए, स्टॉप लॉस आप बहुत सारी चीजों को देखकर ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो इस कैंडल के पहले तो पैटर्न का भी आप स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे ना, ये तो सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो एक बार के लिए ठीक है, आप एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी। पर सवाल ये है कि आप चीजों को पहले बुलिश और बेरिश में तो समझ लें।